नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जो है ज्ञान तिलक आईएएस एकेडमी में स्वागत है। और जो है आज हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है बजट। संविधान का जो है बजट में क्या योगदान है, संसद जो है कैसे वित्त पर नियंत्रण रखती है, और इसमें हम देखेंगे कि जो है बजट के विकल्प क्या होते हैं, प्रत्यानुदान क्या होता है, अनुपूरक अनुदान क्या होता है, लेखानुदान क्या होता है। और साथ ही साथ जो इसमें कटौती देखेंगे कि संसद बजट में जो कटौती करती है किन माध्यम से करती है। इसमें नीतिगत कटौती क्या होता है, अर्थगत कटौती क्या होता है, और सांकेतिक कटौती क्या होता है। यहाँ तक कि हम इसमें देखेंगे कि इस पर जो नियंत्रण रखा जाता है लोक लेखा समिति का या प्राक्कलन समिति का, इसमें क्या योगदान होता है। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं जो है बजट देखते हैं। बजट 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 में जो है दो होते हैं। एक जो होता है प्राप्ति होता है, प्राप्ति, और एक होता है व्यय। एक होता है व्यय। व्यय में हमने बताया था कि जो है दो व्यय होते हैं। एक जो है भारित व्यय होता है, भारित व्यय, और तीसरा जो है इसमें दूसरा वाला है, इसमें जो है 109 मदों को 109 मदों को अनुदान के रूप में शामिल किया गया है। ये और फिर इसी से जो है जब मिला दिया जाता है तो इसी से जो है विनियोग विधेयक बनता है। क्या बनता है? विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि बजट सबसे पहले जो है सॉरी, बजट जो है, बजट शब्द का प्रयोग जो है संविधान में नहीं किया गया है, बल्कि इस शब्द के स्थान पर जो है आय व्यय का वार्षिक विवरण शब्द का जो है प्रयोग किया गया है। और जो बजट बनता है वो संचित निधि से बनता है, और संचित निधि में जो है व्यय दो तरीके से होता है। और व्यय जो होता है एक भारित व्यय होता है और दूसरा जो है अन्य व्यय होता है। ठीक, तो अन्य व्यय में और इसमें जो है अन्य व्यय क्या होता है, अन्य व्यय से क्या होता है कि बजट बनेगा। जो बजट बनता है वास्तव में अन्य व्यय से बनता है, लेकिन इसमें क्या किया जाता है कि जो है जो बजट होता है उसे संसद के पटल पर रखा जाता है। पटल पर रखने से पूर्व जो है जो ग्रांट होती हैं, जो एस्टीमेट होती हैं, जो प्राक्कलन समितियां होती हैं, वो अनुदान की जो है मदों की मार्क करते हैं। मतलब भारत में कुल 109 मदे हैं और इन्हीं मदों में से जो है ये अनुदान के रूप में मार्क करते हैं। इसी को ही जो है क्या कहा जाता है, अनुपूरक मार्क कहा जाता है। अब इसके बाद जो है इसमें क्या होता है कि जो है जो बजट होता है उसे संसद के पटल पर जो है विभिन्न मंत्रालयों की तरफ से वित्त मंत्री जो है सदन में प्रस्तुत करता है। सदन में प्रस्तुत होने के बाद जो है जो संसद सदस्य होते हैं उस पर विचार विमर्श करेंगे, और उसके फलस्वरूप जो बजट जो प्रस्ताव होता है उसको मतदान करेंगे। और मतदान होने के बाद जो है उसे भारित व्यय के साथ जोड़ दिया जाता है, और जब भारित व्यय के साथ जो है जोड़ दिया जाता है तो उसी को ही विनियोग विधेयक कहा जाता है। अब विनियोग विधेयक क्या होता है? विनियोग विधेयक जो है ये धन विधेयक के समान ही होता है। जैसे धन विधेयक के प्रस्ताव को पारित किया जाता है दोनों सदनों के द्वारा, सेम उसी प्रक्रिया उसी आधार पर जो है विनियोग विधेयक के प्रस्ताव को या विनियोग विधेयक को जो है पारित किया जाता है। अगर ये विधेयक पारित हो जाता है विनियोग विधेयक, तो ऐसा माना जाता है, या बजट पारित हो जाता है तो ऐसा माना जाता है कि सरकार ने अर्थात जो है संसद ने जो है सरकार को संचित निधि से पैसा निकालने की अनुमति प्रदान कर दी है। ठीक, तो दोस्तों हम इसके कुछ की पॉइंट के बारे में देख लेते हैं जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है बार बार पूछा गया है। तो इसमें पहला चीज है बजट। इसका बजट संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि जो है आय व्यय का वार्षिक विवरण, आय व्यय का वार्षिक विवरण, विवरण शब्द का जो है प्रयोग किया गया है। ये पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट जो बजट बनता है, बजट ये जो है संचित निधि से बनता है। किससे?
संचित निधि से बनता है। ये मेन कंटेंट हम बता दे रहे हैं। और जो संचित निधि होता है इसे बजट बनता है। और फिर लेकिन अगर वास्तव में देखा जाएगा बजट जो बनता है वो अन्य व्यय से बनता है, अन्य व्यय से। लेकिन फिर इसमें जो है भारत में जो कुल कितने मद हैं, भारत में 109 मदें हैं। और ये अनुदान के रूप में जो है भारत सरकार के द्वारा विभिन्न मंत्रालयों की तरफ से जो है वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। 109 मदें हैं। और जो है बजट को कौन प्रस्तुत करता है, वित्त मंत्री। वित्त मंत्री जो है इसे प्रस्तुत करते हैं। और प्रस्तुत करने के बाद जो है जो संसद होते हैं वो मतदान करते हैं। और मतदान करने के फलस्वरूप जो है उसे जो है भारित व्यय के साथ जोड़ दिया जाता है, भारित व्यय के साथ जोड़ दिया जाएगा। और जब इसे भारित व्यय के साथ जोड़ दिया जाता है तब इसी को विनियोग विधेयक कहा जाता है, विनियोग विधेयक। और फिर जो है जब हो जाता है तो इसका तात्पर्य ये होता है कि संसद ने जो है सरकार को संचित निधि से पैसा निकालने की जो है अनुमति प्रदान कर दी है। तो आप इसकी पॉइंट के माध्यम से जो है इन बिंदुओं के माध्यम से इससे संबंधित 200, 250, 300 शब्दों का जो है विश्लेषण आप कर सकते हैं। तो ये तो आपका जो है बजट था। और बजट के बाद जो है अगर हम देखते हैं कि इसमें इसके अतिरिक्त कि जो है कटौती प्रस्ताव क्या होता है, कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव क्या होता है, कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार का होता है। कटौती प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव दोस्तों 3 प्रकार का होता है। एक होता है लेखा अनुदान, सॉरी नीतिगत कटौती होता है, नीतिगत कटौती प्रस्ताव, नीतिगत कटौती प्रस्ताव। और दूसरा होता है अर्थगत कटौती प्रस्ताव, अर्थगत कटौती प्रस्ताव। और जो है तीसरा इसमें है सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। तो दोस्तों ये कटौती प्रस्ताव रहा। और कटौती प्रस्ताव जो है 3 प्रकार का होता है, नीतिगत कटौती, अर्थगत कटौती और जो है और सांकेतिक कटौती। तो इसमें जो है पहले हम देखते हैं कि कटौती प्रस्ताव होता क्या है। कटौती प्रस्ताव जो होता है यह जो है जब अनुदान की मांगों को जो है संसद के पटल पर वित्त मंत्री के द्वारा रखा जाता है तो उस दौरान जो है जब अनुदान की मांगों के संदर्भ में चर्चा होता है तो उसकी जो भाषा होती है, संसद जो है सरकार की नीतियों से, उसके व्यापक जो है बजट से ठीक जो असंतुष्ट होती है। और जब संसद असंतुष्ट होगी तो उसे क्या करेगा, तो उस बजट में जो है कमी करने के लिए जो है एक प्रस्ताव लाता है, उसी को ही जो है कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। जैसे क्या होगा कटौती प्रस्ताव में, जैसे संसद है, संसद में जो है अनुदान पर चर्चा, अनुदान पर चर्चा, अनुदान पर चर्चा के दौरान जो है तो क्या होता है, चर्चा के दौरान जो है जब संसद जो है किससे, सरकार की नीतियों से, किससे, सरकार की नीति प्लस व्यापक खर्च या व्यापक बजट से असंतुष्ट होती है। ठीक, जब असंतुष्ट होती है तो इसी बजट में जो है, किसमें, बजट में जो है कमी करने का जो है
कमी जो है, बजट में कमी करने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसी को ही जो है कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। और फिर इसके बाद देखते हैं नीतिगत कटौती प्रस्ताव क्या होता है। नीतिगत कटौती प्रस्ताव, नीतिगत कटौती प्रस्ताव जो होता है इसमें इसमें जो है ये कहा जाता है अनुदान की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए। सबसे खतरनाक कटौती होता है, क्या होता है, ये आया हुआ है क्वेश्चन, अनुदान अनुदान की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए, घटाकर 1 रुपया 1 रुपया कर दिया जाए, कर दिया जाए। तो इसमें ये चीज है, ठीक। तो इसमें ये होता है कि जो संसद सदस्य होते हैं वो सरकार की जो है नीतियों से और उससे जो है जो व्यापक बजट होता है उससे असंतुष्ट होती है। इसलिए संसद सदस्य जो प्रस्ताव लाते हैं नीतिगत कटौती प्रस्ताव में कि जो है जो बजट है, बजट को उसको घटाकर, जो अनुदान की मांगे हैं उसको घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए। और जो ये नीतिगत कटौती होता है, नीतिगत कटौती प्रस्ताव सबसे ज्यादा खतरनाक, सभी प्रस्तावों में जो है सबसे खतरनाक प्रस्ताव माना जाता है नीतिगत कटौती प्रस्ताव। अगर यह नीतिगत कटौती प्रस्ताव जो है पारित हो जाता है तो सरकार को जो है इस्तीफा देने के लिए नैतिक दबाव पड़ने लगता है। हालांकि संवैधानिक रूप से सरकार जो है इस्तीफा देने के लिए बाध्य नहीं है। फिर इसके बाद जो है देखते हैं, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, क्या अगर नीतिगत कटौती प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा? वैसे तो देना पड़ेगा, लेकिन संवैधानिक रूप से जो है नहीं दिया जाता इसमें, ठीक। और फिर दूसरा है इसमें, दूसरा आपका पॉइंट है अर्थगत कटौती प्रस्ताव। अर्थगत कटौती प्रस्ताव क्या होता है, इसमें जो है कुछ रुपयों की कमी करने की बात की जाती है, कुछ है रुपयों की, इसमें जो है अनुदान की मांग में रुपयों की कमी कर दी जाए, कमी कर दी जाए। ये चीज जो है की पॉइंट इसमें ये है, रुपए की कमी कर दी जाए। रुपए की कमी करने का तात्पर्य ये होता है कि इसे जो है, इसी को इसमें मतलब रुपए की कमी कर दी जाए, अर्थात जो है कंजूसी, इसी को मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव भी कहा जाता है, मतलब मितव्ययिता करती है, मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव कहा जाता है, कटौती प्रस्ताव, क्योंकि इसमें कंजूसी करने के लिए। और फिर इसके बाद जो है इसे सांकेतिक क्या होता है, इसमें जो है, इसमें ये कहा जाता है कि अनुदान की मांग को कम करके जो है 100 रुपए कर दिया जाए। कितना, इसमें 100 रुपया, इसमें 100 रुपए है, इसमें रुपए है, और इसमें जो है 1 रुपए था। इसको जो है देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन आया हुआ है। तो सांकेतिक कटौती में इसमें जो है अनुदान की मांग को घटाकर 100 रुपए कर दिया जाए, और 100 रुपए कर दिया जाए, इसके पीछे जो है क्यों कर दिया जाए, क्योंकि इसमें संसद सदस्य जो होते हैं वो संकेत देते हैं सरकार के बृहद जो है उसके व्यापक बजट से और उसकी नीतियों से जो है असंतुष्ट होते हैं। इसलिए सरकार के, संसद के द्वारा जो है यह सांकेतिक कटौती प्रस्ताव लाया जाता है, और इन्हीं के माध्यम से जो है वित्त पर नियंत्रण रखा जाता है। संसद जो है इसी के माध्यम से रखती है। तो दोस्तों आपका जो है ये कटौती प्रस्ताव जो है कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद जो हम देखते हैं कि इसमें बजट के विकल्प, बजट के विकल्प जो है क्या होते हैं। बजट के विकल्प, बजट के 3 विकल्प हैं, हमने भी आप लोग के बीच में चर्चा किया था कि एक होता है लेखानुदान, लेखानुदान, और एक होता है अनुपूरक अनुदान, अनुपूरक अनुदान,
और एक होता है प्रत्यानुदान। प्रत्यानुदान प्रत्यानुदान को भी जो है आपवादिक अनुदान भी कहा जाता है, और इसे जो है अत्यधिक अनुदान कहा जाता है, इसे पुट ऑन अकाउंट कहा जाता है। ठीक, तो लेखानुदान क्या होता है? जब बजट समय से पारित नहीं हो पाता तब लाया जाता है। जब बजट समय से पारित नहीं हो पाता, पारित नहीं हो पाता तब लेखानुदान लाया जाता है। अनुपूरक अनुदान कब लाया जाता है? जब किसी योजना के क्रियान्वयन में जो है उसके निर्धारित बजट से अधिक खर्च जो लगता है, जो पैसे की खर्च लगती है, तो उसी से जो है क्या लाया जाता है? तो उसी के अनुरूप जो है अनुपूरक अनुदान लाया जाता है। इसमें जो अधिक खर्च लगता है, संसद सदस्य के द्वारा सरकार को एक मुश्त धनराशि दे दिया जाता है। इसी को ही अनुपूरक जो है अनुदान कहा जाता है। मतलब योजना के क्रियान्वयन में निर्धारित पैसे से अधिक खर्च, ठीक, तब जो है अनुपूरक अनुदान जो है या अत्यधिक अनुदान लाया जाता है। प्रत्यानुदान क्या होता है? प्रत्यानुदान जो है इसे आपवादिक अनुदान क्या कहा जाता है? जब देश के सामने जो है संकटकालीन परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है और सरकार का खर्चा चलाने के लिए या उस परिस्थिति से निपटने के लिए सरकार को जो है संसद के द्वारा एक मुश्त धनराशि जो प्रदान की जाती है, उसी को ही जो है आपवादिक जो है या प्रत्यानुदान कहा जाता है। मतलब संकटकालीन या संकटकालीन परिस्थिति उत्पन्न होने पर जिसकी कल्पना जो है बजट बनाते समय जो है नहीं किया गया था। लेकिन अब दोस्तों हम लोग इसमें देखते हैं कि जो है बजट, जैसे लेखानुदान था, हमने पढ़ा कि बजट जब समय से पारित नहीं हो पाता तो इस तब जो है लेखानुदान लाया जाता है। लेकिन जो लेखानुदान होता है इसे क्या कहते हैं? लेखानुदान को जो है यह अस्थायी बजट होता है, मतलब इसे तदर्थ बजट भी कहा जाता है, इसे पोटान अकाउंट भी कहा जाता है। और जब बजट समय से नहीं पारित हो पाता और सरकार का खर्चा चलाने के लिए जो है सरकार के पास पैसा नहीं होता, तो उस स्थिति में संसद के द्वारा जो पैसे दिए जाते हैं, जो धन की स्वीकृति प्रदान की जाती है, उसी को ही लेखा अनुदान कहा जाता है। ये क्वेश्चन इसमें आया है। तदर्थ अनुदान, तदर्थ बजट कहा जाता है, इसी को पोट ऑन अकाउंट कहा जाता है, पोट ऑन अकाउंट इसे कहा जाता है। और जो है एक मुश्त धनराशि किसके द्वारा? संसद जो है सरकार को प्रदान करती है। तो ये चीज जो है आपका लेखानुदान से संबंधित हुआ। अब इसमें अनुपूरक अनुदान सॉरी, योजना के क्रियान्वयन में, जब किसी योजना के क्रियान्वयन में जो है निर्धारित पैसे से अधिक खर्च लगता है, और जब अधिक पैसे खर्च लगता है जिसकी कल्पना बजट बनाते समय संविधान में या जो है सरकार के द्वारा जो है नहीं किया गया था, तब जाकर अनुपूरक अनुदान जो है लाया जाता है। संसद के द्वारा एक मुश्त धनराशि दिया जाता है। और हमने जो प्रत्यानुदान आप लोग को बता ही दिया कि संकटकालीन परिस्थिति में जो है सरकार को इससे निपटने के लिए एक मुश्त धनराशि दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बजट बनाते समय इसकी कल्पना नहीं की गई थी कि देश के सामने जो है कोई विपरीत परिस्थिति या संकटकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और इससे जो है सरकार को निपटना है, तो इसकी कल्पना बजट बनाते समय नहीं किया गया था। ठीक, तो दोस्तों ये आपका हुआ बजट के विकल्प। और बजट के विकल्प के बाद जो हम देख लेते हैं कि एक है आप लोग का जो है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति जो है सबसे बड़ी समिति है, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति
प्राक्कलन समिति। दोस्तों जो प्राक्कलन समिति होती है यह अस्थाई समिति होती है। क्या होती है? अस्थाई समिति होती है। इसे जो है क्या कहा जाता है? इसे जो है एस्टीमेट कमेटी भी कहा जाता है। और जो है अस्थाई समिति क्यों होती है? क्योंकि इसका गठन जो है प्रत्येक वर्ष किया जाता है। प्रत्येक वर्ष इसका गठन जो है प्राक्कलन समिति का गठन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। और प्रत्येक वर्ष के बाद जो है इसमें सदस्य कितने होते हैं? सदस्य संख्या, इसमें सदस्य संख्या जो है 30 होते हैं। प्राक्कलन समिति में जो है 30 सदस्य होते हैं। और ये जो 30 सदस्य होते हैं ये लोकसभा से जो है होते हैं। कहां से? लोकसभा से। जबकि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति है। लेकिन अगर जो है सबसे बड़ी समिति के बारे में पूछा जाएगा तो संयुक्त समिति, जिसमें 45 मेंबर्स होते हैं। लेकिन लोक लेखा समिति में इसमें जो है प्राक्कलन में 30 सदस्य लोकसभा से ही होते हैं। अब इसके अध्यक्ष जो होते हैं, अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति जो प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। और इसके जो उपाध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष किसके उपाध्यक्ष? इसमें यह कहा गया है कि लोकसभा का अगर उपाध्यक्ष प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष है तो वह लोकसभा का भी जो है अध्यक्ष हो सकते हैं। तो इसमें यह बात कहा गया है। उपाध्यक्ष जो है ये लोकसभा का भी अध्यक्ष हो सकते हैं। ठीक, तो ये चीज जो है आपका जो है हमने प्राक्कलन समिति के बारे में जो है बताया। जबकि अगर आप लोग देखेंगे लोक लेखा जो समिति होती है उसमें 22 सदस्य होते हैं। इसमें 15-7 का अनुपात होता है। 15 जो है लोकसभा से, 7 जो है राज्यसभा से जो है सम्मिलित किए जाते हैं। तो इसमें लेकिन कोई भी निर्णय अगर लिया जाता है तो लोकसभा के सदस्य ही निर्णय लेते हैं। बाकी जो 7 सदस्य होते हैं वो औपचारिक मात्र होते हैं, उसमें उनका विशेष योगदान नहीं होता है। ठीक, तो आप लोग का दोस्तों जो है आज यहाँ तक कंप्लीट हुआ। कल जो है आप लोग को नियंत्रक महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 और लोक लेखा समिति उसको बताएंगे। और इसमें दोनों सदनों का विशेषाधिकार और दोनों सदनों की विशेषताएं क्या हैं, इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं के संदर्भ में जो है आप लोग के सामने जो है इसका विश्लेषण किया जाएगा। धन्यवाद।